नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिल। आज राजस्थान की भजनलाल सरकार का पूर्णकालिक बजट पेश किया गया है। इस बजट पर हम चर्चा करेंगे। इस बजट में आम जनता के लिए क्या कुछ रहा। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है इरफान जी। इरफान जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी अखिल जी। और मैं हूं इरफान और आज हम बजट पे चर्चा करने जा रहे हैं। प्रदेश की सरकार भजनलाल सरकार का पहला बजट है, तो इस पे साथी अखिल मुझसे कुछ सवाल करेंगे। जी, क्या लगता है आपको इरफान की जो आज राजस्थान सरकार है, जो भजनलाल सरकार है, उन्होंने जो बजट पेश किया है उसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सरकार का पहला बजट है और इसको लेके काफी उम्मीदें हैं। राजस्थान की जनता पिछले 6 महीने से सरकार को लेके ये बातें सुन रही है कि ये दिल्ली वाली सरकार है, ये पर्ची की सरकार है। और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है भजनलाल, उनका जो गृह क्षेत्र है सांगानेर, वो भी काफी उपेक्षित है। तो अगर हम इस मसले पर ये चर्चा करें कि ये बजट किस तरह का बजट है, तो मैं यही कहूंगा कि ये उम्मीदों वाला बजट भी है और निराशा वाला बजट भी है। अगर बीजेपी की तरफ से देखें तो उम्मीदों वाला बजट है, अगर कांग्रेस की बात करें तो वो कह रहे हैं कि एक निराशा वाला बजट है। जी, अब इसमें देखिए इरफान जी, क्या है कि भजनलाल सरकार है, उन्होंने जो बजट पेश किया है तो इसमें कई प्रकार की घोषणाएं की हैं, जो महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, बेरोजगारों के लिए भी भर्ती निकाली गई है लगभग, और इसके साथ ही पुलिस में भी 9,000 के समथिंग जो पद है वो सर्जित किए गए हैं, नए पद। तो इसको किस प्रकार देखते हैं कि इसमें क्या आमजन के लिए क्या कुछ कमी रह गई? देखिए, बेरोजगारी की समस्या एक ऐसी समस्या है जो राजस्थान में पिछले कई सालों से जमी हुई है। बिल्कुल। और बात सिर्फ राजस्थान की ही नहीं है, आप भारत के हर राज्य को देख लिए, हमारे युवा सबसे ज्यादा बेरोजगारी से पीड़ित हैं और इसी वजह से पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो गलत दिशा में भी चले जाते हैं। बिल्कुल। तो सरकार निकालती तो है भर्ती टाइम पे, लेकिन वो भर्ती कहीं ना कहीं अटक जाती है। कभी पेपर लीक होते हैं, कहीं अदालतों में अटक जाती है, महंगे लॉयर किए जाते हैं। मतलब आप ये देखिए कि एसआई की जो भर्ती है उसमें सारे डमी कैंडिडेट, बिल्कुल, यानी जो पुलिस की भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं वो गलत कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं। अब आप ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि एक जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो खुद डमी कैंडिडेट बन के आया है, वो क्या इंसाफ करेगा, वो क्या जनता को न्याय दिलाएगा? वो भर्ती मैं आपको बताऊं कि वो भर्ती कांग्रेस राज में हुई थी और भजनलाल सरकार है जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अभी 6 महीने पहले बनी है। और जो आप एसआई भर्ती की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस की सरकार में भर्ती हुई थी। उसी में जो डमी सब इंस्पेक्टर बने हैं उनको एसओजी ने गिरफ्तार किया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये कांग्रेस राज में हुई थी। पेपर लीक तो दोनों ही सरकारों में होते हैं, बीजेपी में भी हुए हैं पीछे और कांग्रेस में भी है। अब देखना ये होगा कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अब इन पेपर लीक पर कितनी लगाम लगा सकती है। जी बिल्कुल, पेपर लीक की आपने बात करी है तो भजनलाल सरकार का ये काबिले तारीफ कदम है कि उन्होंने एक एसओजी गठित करी है और उसने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई करी है। हमारे जो एडीजी साहब है दिनेश एमएन साहब, जिनको सिंघम के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल, तो उनके नेतृत्व में ये काफी अच्छी कार्रवाई की गई है। और मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह की ठोस कार्रवाई करती रहे सरकार तो युवाओं के अंदर एक उम्मीद बाकी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक युवा है वो गांव से आता है, जयपुर में महंगी कोचिंग में एडमिशन लेता है, उसके घर का खर्चा, उसके पिताजी किसान है, वो किस तरह से उसकी फीस का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रदेश के युवाओं को एक इस तरह की पेपर लीक की कार्रवाई को रोकने के लिए ठोस कदम उठाती रहे। और हम यही चाहेंगे कि जो युवा है उसको जैसे जिस साल में भर्ती निकली है उसी साल में उसको नौकरी मिल जाए, ऐसा कुछ सिस्टम बनना चाहिए राजस्थान में। बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान में जो बेरोजगारी की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है और पेपर लीक की घटनाओं ने क्या है कि आमजन है और जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि सवाल भी कहें या एक डिस्कशन करें या चर्चा करें कि राजस्थान जो अभी बजट पेश किया गया है राजस्थान का, उसमें भजनलाल सरकार ने अगर बात करें खेलों की तो ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारने के लिए भी इस बार इस बजट में कुछ दिया गया है। उनके लिए भी कई स्पोर्ट्स अकेडमियां बनाने के लिए की बात कही गई है। तो क्या इससे जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं वो उभर कर सामने आएंगी? बेशक राजस्थान और खेलों का संबंध बहुत अच्छा रहा है। हमारे यहाँ से काफी लोगों ने गोल्ड मेडल जीते हैं, बात चाहे ओलंपिक की हो चाहे पैरा ओलंपिक्स की हो। और राजस्थान में खासकर जिस तरह से हरियाणा में एक माहौल बना हुआ है स्पोर्ट्स को लेकर, वो कहीं ना कहीं हमें उसकी कमी महसूस होती है। और प्रतिभाओं की जहां तक बात की जाए तो आप छोटे छोटे गांवों में ले लीजिए, वहां पे उनको अभाव में वो जीतते हैं, लेकिन उनके जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं आती है। तो अगर सरकार
स्पोर्ट्स की दिशा में, खेल कूद की दिशा में अच्छा कदम बना रही है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रही है, तो ये आने वाले तौर पे निश्चित तौर पे जो राजस्थान की भागीदारी है, जिस तरह से हरियाणा की भागीदारी नजर आती है, वो सामने नजर आएगी। यानी सिर्फ ये खेल कोटे से नौकरी लेने की बात नहीं है। जो स्पोर्ट्स के अंदर जो होता है, हम जनरली ये देखते हैं कि आदमी का ये रहता है कि वो उसको एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो उससे आगे बढ़कर अगर वो एक अच्छा गोल्ड मेडल जीतने की दिशा में कदम बढ़ाता है, उसके लिए सरकार का ये कदम काबिले तारीफ है। अच्छा, ये तो हुई खेलों की बात की। जो बजट पेश किया गया है उसमें जो भजनलाल सरकार है उन्होंने ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारने के लिए कई स्पोर्ट्स अकेडमियां और मतलब कि जो बच्चे हैं उनको भी आगे लाने के लिए बहुत से इस बजट में घोषणाएं की हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जो कांग्रेस सरकार में नए बनाए गए थे, उनको भी इस बजट में इस बार क्या है कि मान्यता दी गई है, नहीं दी गई है, क्योंकि इस पे भी असमंजस सा है, क्योंकि कई जिले हैं उनको भी दोबारा से हटा दिया गया है। फिर अगर मैं दोबारा एक बात करूं तो राजस्थान के कई जिलों को भी इसमें सौगातें भी देने की बात कही गई थी। लूणकरण सर है बीकानेर, वहां पे नगरपालिका का दर्जा हुआ, टोंक है, तो ऐसे कई जिले हैं जिनको इस बजट से काफी उम्मीदें थी। जी बिल्कुल, जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार है उसने 17 नए जिले बनाए थे। हालांकि उस टाइम में सभी लोग चौंक गए थे कि सरकार ने एक साथ इतने जिलों की सौगात कैसे दे दी जी। यानी जो जिले बनने चाहिए थे उनके अलावा जो प्रतीक्षा सूची में नहीं थे उनका भी नंबर आ गया था। बिल्कुल, तो हम ये कहना गलत नहीं होगा कि इतने जिले बनने जरूरी थे, लेकिन ज्यादा जिले बनने से उनपे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनपे जो लागत आती है, वो कहीं ना कहीं कागजों में दबी रह गई, वो धरातल पर अभी तक क्रियान्वित नहीं हुई है। जी, और इससे शायद जो नए जिले बनाए हैं इससे प्रदेश की सरकार पर, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, भार तो दोनों पर ही बढ़ता है। बिल्कुल। और मैं आपसे बात करूं तो जैसे कि पिछली बार जो गहलोत जी थे, पूर्व सीएम हैं, और उन्होंने भी बजट पेश किया था, तो उसमें भी कई प्रकार की घोषणाएं की गई थी। और इस बार भजनलाल जी हैं, उन्होंने जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो बजट पेश किया है, तो इन दोनों बजट को अगर अपन देखें तो आप इसको किस प्रकार देखते हैं कि दोनों में क्या समानता है, क्या नई चीजें हुई हैं, क्या जो पिछले बजट में चीजें थी वो और जो अब नए बजट में जो चीजें आई हैं, जो लोगों के सामने पेश किया गया है, विधानसभा में जो बजट पेश किया गया है, उसमें क्या कमी रह गई या क्या कुछ नया उसमें जोड़ा गया है जो पिछले बजट में नहीं था? देखिए, जहां तक हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो वित्त विभाग की जो कमान थी उन्हीं के हाथ में थी और उन्होंने ही सारे बजट पेश किए थे। बिल्कुल। और अभी जो मौजूदा वित्त मंत्री है वो दिया कुमारी जी है, उप मुख्यमंत्री भी वो जी। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सियासत में हमेशा एक पहले की सरकार और अभी की सरकार दोनों में कंपैरिजन चलता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भाजपा की सरकार बनी थी उसका मेन मुद्दा यही था, एक तो महिला सुरक्षा को लेकर, जो जयपुर या राजस्थान में जो भी प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे थे, दूसरा पेपर लीक को लेकर, तो उनपे कहीं ना कहीं इस बजट में घोषणाएं हुई है। तो इससे एक युवाओं के अंदर और महिलाओं के अंदर एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि कहीं ना कहीं ये सरकार सिर्फ पर्ची सरकार जो इसको कह के हर बार प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी जवाब दिया है बजट के अंदर कि हम सिर्फ बातों में नहीं, अब काम करके दिखाएंगे। और ठीक है, 6 महीने हो गए, आप पे आरोप लग रहे हैं, तो अब अगले 6 महीने में आप कुछ ऐसा करके दिखाइए जिससे जनता का विश्वास आप हासिल कर सके। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जो गहलोत साहब है उन्होंने भी अभी भजनलाल जी से मुलाकात करी थी, सीएम साहब से, तो दोनों के बीच में जो अच्छा डिस्कशन हुआ था, उसको कि हम कहते हैं कि एक सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। जिस तरह से हम यहाँ पे बजट पे चर्चा कर रहे हैं, उसी तरह अगर दो मुख्यमंत्री आपस में चर्चा करें तो उससे कहीं ना कहीं प्रदेश का भला ही होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि सियासत में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने कि सियासत में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी एवं पूर्व मुख्यमंत्री और भजनलाल जी दोनों ने ही मुलाकात की थी और प्रदेश की जनता के भले के लिए दोनों में आपस में चर्चाएं भी हुई थी। और इस बजट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे घोषणाएं की गई हैं। अब अगर मैं बात करूं तो पानी की, पीने के पानी की, तो राजस्थान में ये पीने के पानी की बड़ी समस्या है। कई जिले ऐसे हैं जहां पे फ्लोराइड युक्त पानी है, जहां पर लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती है। जैसे कि हम बात करें जो सीमा क्षेत्र है, बॉर्डर का एरिया है, इसके साथ ही वहां पर लोगों को बहुत सारी पीने के पानी की समस्याएं सामने आती हैं लगातार। और इसके साथ ही जो अलग अलग बड़े बड़े शहर हैं उनमें भी
जो पेयजल है उसकी भी समस्या सामने आ रही है। इस पेयजल की समस्या से निपटने के लिए भी इस बजट में घोषणा की गई है। जो राजस्थान सरकार है उन्होंने कहा है कि हम लगभग 183 शहरों में 5,180 करोड़ की योजना है वो लाएंगे और उसमें काम करवाएंगे। तो आपने सवाल पूछा है पेयजल समस्या का, तो ये हर आम आदमी की एक दिक्कत है कि उसको साफ पीने का पानी नहीं मिल पाता है। और राजस्थान में तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो हर जगह ये समस्या है। कहीं पे फ्लोराइड युक्त पानी है जिससे बीमारियां फैलती है, कहीं पे वाटर वर्क्स की टंकी खराब हो जाती है, कहीं पे उसकी सफाई नहीं होती है। तो मैं ये चाहता हूं कि आम आदमी को सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती है, बिजली, पानी और सड़क। इन 3 पे ही सवाल करता हूं अपने सरपंच से, पार्षद से, जिला परिषद से। तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश सरकार को इस बुनियादी स्तर पर काम करना चाहिए कि जो पेयजल की समस्या है उसका किस तरह से निराकरण किया जा सके। और यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर 4 जिले हैं जो पूरी तरह से बीसलपुर बांध पर डिपेंड करते हैं। यानी अगर बीसलपुर में पानी आया तो इन 4 जगह पे अच्छी पानी की सप्लाई होती है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो सरकार है उसको क्यों ना ऐसा एक सिस्टम बनाए कि और भी इस तरह के बांध बनाए जाए। हालांकि इसरदा बांध का काम चला है, लेकिन बीसलपुर का विकल्प तैयार किया जाए। क्योंकि हम सिर्फ बैठे रहते हैं और जब समस्या आती है तब हम उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रदेश सरकार को पानी, बिजली और सड़क, इन पे बुनियादी जरूरतों पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। आपसे मेरा अगला सवाल ये है, या ये यूं कहें कि अगले सवाल पे चर्चा करें तो प्रदेश का किसान और देश का किसान दोनों को ही अपनी सरकारों से जब वो बजट पेश करती हैं तो कुछ ना कुछ उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि जो किसान है उसको अन्नदाता कहा जाता है और हमारा देश वैसे भी कृषि प्रधान है। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस बजट में किसानों को मुफ्त जो मतलब अनाज है वो, उनके साथ जो बीपीएल में आते हैं उनको भी अब गेहूं की जगह बाजरा देने की बात कही गई है, जो कि कहीं ना कहीं एक हिसाब से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि कई लोग हैं वो बाजरा, जैसे कई क्षेत्र राजस्थान में ऐसे हैं जहां पर बाजरा उगाया जाता है। इसके साथ ही किसानों को है वो ब्याज मुक्त ऋण देने की इसमें बात कही गई है। तो इससे अगर चर्चा करें तो क्या कहीं ना कहीं किसानों को फायदा होगा, क्योंकि उनको जो ब्याज मुक्त ऋण वो मिलेगा, जब लोन मिलेगा तो उनसे कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि वो अपना जो अनाज है वो अच्छे से उगा पाएंगे, अपनी खेती बाड़ी है वो भी अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल, बाजरा तो एक ऐसी चीज है जिसकी मैं खुद तरफदारी करता हूँ, जो कि डॉक्टर्स, जो मेडिकल साइंस की रिपोर्ट्स है वो ये बताती है कि हमारा जो शरीर है वो गेहूं, चावल और शक्कर, ये तीनों चीज है वो शरीर को बिल्कुल, शरीर का नाश कर देती है। यानी अगर आपको स्वस्थ रहना तो आपको मोटे अनाज का उपयोग करना चाहिए। और अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यूएनओ ने इसको शामिल किया है कि जो जवार बाजरा है, जो यानी जिसे पुराने जमाने में गरीबों का धान कहा जाता था, वो कहीं ना कहीं यूज करने से आप जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है उनसे निजात मिल सकती है। तो प्रदेश सरकार ने अगर बाजरे को इसमें शामिल किया है तो ये निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम है और इसी तरह से नवाचार करने चाहिए। हमें जरूरी नहीं है कि जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है उसी पे हम काम करते रहे। वक्त के साथ बदलना ही सबसे बड़ी समय की भी जरूरत होती है। समय की और इसके साथ ही मैं आपसे ये चर्चा करना चाहूंगा कि अगर ये तो हो गई प्रदेश की बात, प्रदेश की आम जनता की बात, अब बात करें राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में भी कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने के लिए भजनलाल सरकार ने इस बजट में घोषणाएं की हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जो जैसे कि जयपुर पहले से मेट्रो सिटी है तो इसमें मेट्रो का विस्तार करने की भी बात कही गई है। मेट्रो के फेज का है वो काम लगभग चल रहा है। इसके साथ ही जयपुर में अगर एक चीज देखें तो क्या कुछ और होना चाहिए, जैसे कि जयपुर बेंगलोर, हैदराबाद जैसी बड़ी सिटियों की तरह डेवलप इसको कर पाए और हम अपनी बात है वो सरकार तक भी एक इसको सरकार को नवाचार करना चाहिए उसमें। जैसे कि गुड़गांव है वो भी एक बड़ी हब है, बड़ा साइबर हब है उसको बोला जाता है। तो क्या कुछ नई चीजें हैं वो राजधानी जयपुर में करें तो क्या है कि जयपुर की जनता को भी उसमें सहूलियत हो। देखिए, बात अगर गुलाबी नगरी जयपुर की करते हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी इस शहर का काफी नाम है। बिल्कुल, क्योंकि जयपुर की जो पहचान है वो परकोटे से बहुत आगे निकल चुकी है। एक जमाना था जब जयपुर यहीं तक सीमित था। आज आप देख लीजिए जयपुर, ये बात की जा रही है कि 2047 का जो जेडीए का मास्टर प्लान है उसमें दूर दूर तक जयपुर का विस्तार होगा। तो इस हिसाब से इस चीज को ध्यान में रख के सरकार को काम करना चाहिए। और मेरे को 18 साल हो गए जयपुर में रहते हुए, तो कहीं ना कहीं मैंने भी वो विकास
की रफ्तार तो देखी, लेकिन वो रफ्तार उतनी नहीं है कि हम दिल्ली, गुड़गांव या जो बेंगलुरु है, हैदराबाद है, जिन्हें आईटी हब कहा जाता है या महानगर कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है, उनकी बराबरी में कहीं ना कहीं हम जयपुर वाले पीछे हैं। और इसका कारण भी ये है कि कहीं ना कहीं राजनीति होती है, विकास के नाम पर राजनीति होती है, अलग अलग सरकारें बदल जाती है। सबसे बड़ा तो ये सवाल है मेरा कि ये जो 5 साल में सरकार बदलने का जो रिवाज है राजस्थान में, ये कब खत्म होगा? तो मेरा सवाल है इसी में आपसे कि ये जो रिवाज है राजस्थान में, ये कैसे पड़ा, और क्या जनता इसी तरह हर 5 साल में जैसे कोई मैच चल रहा है उसी तरह से आई और टीम बदल दी जाती है, हर बार एक नया मुख्यमंत्री? तो अगर एक सरकार रिपीट हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं उसके डिसीजन को आगे तक ले जा सकती है। बिल्कुल, आपने जैसे पूछा कि राजस्थान में जो रिवाज चल रहा है हर 5 साल में सरकार बदलती है, ये रिवाज तो पहले से था, लेकिन अब इसमें सबसे मेन बात ये आती है कि कहीं ना कहीं जो काम कांग्रेस करती है वो बीजेपी को रास नहीं आते हैं, जो बीजेपी करती है वो कांग्रेस को रास नहीं आते हैं। हालांकि पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष में होता है, चाहे वो संसद हो, विधानसभा हो, हर जगह पूरी दुनिया में जहां लोकतंत्र है वहां पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो घोषणाएं बीजेपी करती है जब सरकार बदलती है तो उसका भार कांग्रेस पर आ जाता है, और आम जनता है वो कई बार जब कांग्रेस की सरकार होती है तो उसके किए गए वादे जब पूरे नहीं होते हैं या विकास पर बात होती है तो आम जनता है वो नाराज हो जाती है। और इसमें सबसे जो बड़ा फैक्टर है राजस्थान में सरकारें बदलने का, वो है सबसे बड़ा जातिगत फैक्टर, क्योंकि लगभग लगभग है वो जाति के हिसाब से वोटिंग होती है। कई जगह ऐसी भी है राजस्थान में। और अगर इसको छोड़कर एक पूरे प्रदेश के डेवलपमेंट पर अगर बात की जाए तो शायद अगर एक सरकार पूरे डेवलपमेंट पर बात करे और पूरे डेवलपमेंट को एक साथ लेके चले, और जो ये जातिगत है ये सब चीजें और ये जो जातिगत जो भी होता है, जो भी सीटें हैं, इनको छोड़कर अगर एक तरीके से चुनाव लड़ा जाए तो शायद राजस्थान में सरकारें बदलने का रिवाज ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें सबसे अहम बात ये आती है कि कई बार जो घोषणाएं बीजेपी करके जाती है उनको कांग्रेस को पूरा करना पड़ता है और उनपे अतिरिक्त भार भी आता है। इसके साथ ही जो घोषणाएं जब सरकार बदलती है, इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो जो घोषणाएं कांग्रेस करती है उसका बीजेपी पे आता है, बीजेपी करती है तो उसका कांग्रेस पर आता है। तो सरकारों का आपस में भी सामंजस्य नहीं बैठ पाता है इससे। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है जी कि बात की जाए वसुंधरा सरकार की, तो उस टाइम में जब वसुंधरा सरकार थी तो एक बीआरटीएस प्रोजेक्ट करके आया था। बिल्कुल। और फिर जैसे ही गहलोत साहब आते हैं तो उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाता है। आप देखेंगे 200 फीट के आसपास आज भी आपको बीआरटीएस का रूट B2B बाईपास पे मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन इतना पैसा लगाता है और फिर अचानक सरकार बदलते उसको धरातल पे नहीं ला पाता है, तो इसमें हम विकास की दौड़ में इसलिए भी पीछे रह जाते हैं। और मेरा एक सवाल ये भी है कि अभी जैसे नाहरगढ़, जयगढ़ और जो किले हैं वहां पे रोपवे बनाने की बात की गई इस बजट में, तो आपको क्या लगता है कि क्या राजस्थान और खासकर जयपुर में टूरिज्म को लेकर एक नई पॉलिसी बननी चाहिए? जी बिल्कुल, टूरिज्म अगर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है तो नए नवाचार तो करने ही होंगे, क्योंकि गुलाबी नगरी पूरे दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखती है। इसके साथ ही जो इसका परकोटा है वो अपनी अलग पहचान रखता है, नया जयपुर है वो अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो अब वहां पे रोपवे बनेगा तो उस रोपवे पे भी सुरक्षा है वो सबसे अहम होगी। जो गवर्नमेंट उस रोपवे को बनाएगी तो उन्हें उस वहां पे सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम करने होंगे, क्योंकि नाहरगढ़ है वो पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है, आमेर है, इसके साथ ही अलग अलग जो भी एरिया है, साथ ही जयगढ़ है, तो वहां पर अगर रोपवे बनेगा तो वहां पे सुरक्षा सबसे अहम है। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं वो पहले भी देखने को मिली है नाहरगढ़ जयगढ़ में, लोग पहाड़ी से कई बार गाड़ियां नीचे गिर जाती हैं उनकी लापरवाही के कारण, या फिर कुछ और घटनाएं हो जाती हैं। इसके साथ ही जब वो रोपवे बनेगा तो शायद पर्यटन क्षेत्र में और भी बढ़ोतरी होगी, और राजस्थान का नाम है वो विश्व विख्यात तो पहले से है, और भी ज्यादा इससे होगा और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। और जब जैसे कि आपने कहा था अभी कहा कि रोपवे जयपुर के साथ साथ जो विजासन माता है, जोगी महल है, बूंदी, बांसवाड़ा, यहाँ पर भी रोपवे बनाने की इसमें बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि टूरिज्म को लेकर ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में तो जो विरासत है वो इतनी समृद्ध है, हमारे पुरखे इतनी चीजें छोड़ गए कि अगर हम उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये पूरे देश के अंदर राजस्थान एक मिसाल कायम कर सकता है। बिल्कुल। जो टूरिज्म डिपार्टमेंट एक लाइन यूज करता है ना, पधारो हमारे देश, तो वो बिल्कुल फिट बैठती है कि राजस्थान का जो विरासत है वो बिल्कुल वैभवशाली रहा है, हमारा इतिहास, जो राजे रजवाड़े रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अब उस पर नवाचार का काम करना चाहिए।
और यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है बिल्कुल कि पुरानी जो सरकार थी उसने कर्मचारियों के लिए ओपीएस पेंशन लागू करी थी जी। गहलोत साहब ने, और अभी सरकार ने आते ही उसको बदल दिया है। तो आपको नहीं लगता कि जो कर्मचारी है, वर्ग जी है, वो इस भजनलाल सरकार से नाखुश हो सकता है और आने वाले चुनाव या किसी भी उपचुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, आपने कहा कि इस बजट में ओपीएस की बात नहीं कही गई है, क्योंकि पिछली जो गहलोत सरकार थी उसमें ओपीएस योजना सामने आई थी और इसमें बिल्कुल भी इस पर बात नहीं कही गई है, क्योंकि जो पेंशनर हैं, जो कर्मचारी हैं या जो संविदा पे लगे हुए हैं या जिन्होंने मतलब कि अपनी नौकरी पूरी कर ली है, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात से दिक्कत हो सकती है और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उसका मेन कारण ये है कि एक जो कर्मचारी होता है, गवर्नमेंट का कर्मचारी, चलिए कि वो अपना काम तो करता ही करता है, लेकिन जब उसके घर चलाने की बात आती है तो उसने अगर सरकार को अपने 60 साल दिए हैं, प्रदेश की जनता या उनके बच्चों, एक शिक्षक की बात करें तो एक शिक्षक जैसे कि कहा जाता है कि उस मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद जलकर दूसरों को लो देता है। शिक्षक को हमेशा भगवान की तरह माना गया है। इसके साथ ही अगर शिक्षक हो, डॉक्टर हो या रिटायर्ड जो भी कर्मचारी हैं, अगर ओपीएस की ये जो चीजें हैं, ओपीएस है, वो अगर सामने नहीं आया तो ये वास्तव में भजनलाल सरकार के लिए एक बड़ा नुकसान भी साबित कर सकता है, जो अभी आने वाला उपचुनाव होगा। क्योंकि लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें भी हमने बहुत सारी घटनाएं देखी थी, कितना नुकसान हुआ, कितनी सीटें आई, कितनी नहीं गई, और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव पहले हुआ था उसमें भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। अब ओपीएस न आने के कारण अब देखना ये होगा कि जो कर्मचारी हैं वो कितना इस सरकार को सपोर्ट कर पाते हैं, और जो आने वाला चुनाव है 2028 में, अब उसमें क्या कुछ आंकड़े रहेंगे, क्योंकि ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन शायद ओपीएस की बात न करना भी बहुत एक बड़ी बात है इसमें। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग के अंदर बिल्कुल ये बात फैल रोष रही हो है कि सकता है। जी, क्योंकि पेंशन एक ऐसी चीज है, हम खुद जानते हैं कि पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों में एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम इस बजट में जो महिलाओं को लेकर घोषणाएं की गई है, जी तो महिला वर्ग और बाल वर्ग जो होता है उस पर विशेष रूप से सरकार का ध्यान है और होना भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस बजट में महिलाओं को उनका हक कहां तक मिल पाएगा? जी, आपने बिल्कुल कहा कि महिलाएं हैं वो हमारे देश की, क्योंकि महिलाओं को पहले भी कहा गया है कि महिलाओं को पूजना ही, क्योंकि जिस घर में नारी की पूजा होती है उसी घर में देवता रमण करते हैं। तो महिलाओं को कहीं ना कहीं उनके जो खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको इतना आगे बढ़ाना चाहिए कि वो खुद के पैरों पर खड़े हो सकें। इस बजट में भी उनके लिए घोषणाएं की गई हैं, उनके लिए कई प्रकार के जो योजनाएं हैं वो चलाने की बात कही गई है, और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला है कि राजस्थान या देश प्रदेश जहां की भी महिला हो, वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए वास्तव में बहुत मेहनत करती हैं। अगर उनको बस ये है कि संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं, और जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई हुई, उसमें बहुत अच्छा कर सकती हैं। इसके साथ ही जो किसान महिलाएं हैं वो भी बहुत जमकर मेहनत करती हैं, और इस बजट में भी उनके लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं, और शायद अगर उन घोषणाओं को वो धरातल पर लागू होती हैं तो शायद महिलाएं हमारे देश को और हमारे प्रदेश को बहुत आगे तक ले जा सकती हैं। जैसे कि इसमें वो लखपति दीदी का, जी अगर आप उस पर कुछ रोशनी डालें तो। जी, लखपति दीदी योजना है वो वास्तव में एक अच्छी योजना है कि जो गृहिणियां, जिन गृहिणियों को घर चलाने में दिक्कत होती है, उनको जो लखपति दीदी योजना के तहत जो राशि दी जाएगी, वो राशि वास्तव में उनके लिए बहुत ही एक सौगात के रूप में, या यूं कहें कि एक गिफ्ट होगा उनके लिए, कि वो अच्छे से अपना घर चला पाएंगी। इसके साथ ही वो अपना एक छोटा मोटा उद्योग भी उससे लगा पाएंगे, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में या फिर अपना घर चलाने में और इसके साथ ही अपने पैरों पर खड़े होने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और अब बात करें हेल्थ केयर की, तो आप जानते हैं कि इंसान जब तक तंदुरुस्त रहता है, उसका शरीर काम करता है, तब तक ही उसकी बात की जाती है। तो अगर हेल्थ केयर पर सरकार ध्यान देती है तो वो सरकार आगे तक जाती है। और पिछले सरकार में ये था कि चिरंजीवी योजना में 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलता था, फिर पूर्ववर्ती जो हमारे गहलोत साहब थे उन्होंने इसको 25 लाख तक कर दिया था। लेकिन अभी सुनने में आ रहा था कि ये योजना पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, और इस योजना की जगह जो भारत सरकार की योजना है आयुष्मान योजना, उसमें इसको मर्ज कर दिया जाएगा। तो इस बारे में आप रोशनी डालें कि इस बजट में ये कंफ्यूजन कहां तक क्लियर हुआ है कि कौन सी योजना बाकी रहेगी
और कितना मुफ्त इलाज आम जनता को मिल पाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि जैसे कि जो चिरंजीवी योजना थी उसको गहलोत सरकार ने बढ़ाकर 5 से 25 लाख किया था। तो जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो उन्होंने इस हेल्थ स्कीम पर एक रिपोर्ट अपनी बनाई थी। उस रिपोर्ट में ये सामने आया था कि जो 25 लाख तक का जो इलाज है वो शायद ही मतलब कि ये मान लीजिए कि 1 से 2% या 5% लोगों ने ही लिया है, क्योंकि उन्हें उतनी बड़ी बीमारियां हुई नहीं है, क्योंकि उतनी बड़ी बीमारियां बहुत रेयर चांस में होती है। हार्ट का जो ऑपरेशन है वो 1-1.5 लाख में हो जाता है। जो भी छोटे बड़े जो कैंसर है उनके भी ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाख 5 लाख में हो जाता है ऑपरेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं 25 लाख तक के ऑपरेशन की, तो उसमें 1 या 2% ही केस आए हैं जिन्होंने लगभग लगभग 13 लाख तक का लास्ट है वो इलाज लिया है। तो इसमें कहीं ना कहीं इस योजना को आयुष्मान योजना से जोड़ने का ये भी एक कारण हो सकता है कि इससे जो प्रदेश की सरकार है उस पर अतिरिक्त भार ना आए, क्योंकि अब फैमिली में जितने लोग हैं उनके हिसाब से एक फैमिली मेंबर का 5 लाख तक का कार्ड इन्होंने जारी किया है, जिसे मतलब कि वो पूरे देश में इससे कहीं भी इलाज मुफ्त में ले सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो आयुष्मान योजना है वो भी शायद अच्छा साबित हो भी सकती है, क्योंकि अगर उससे इलाज ढंग से लिया जाए, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो इन योजनाओं को अपने हॉस्पिटल में लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इसमें धांधली भी करते हैं। तो इससे भी क्या है कि प्रदेश सरकार पर एक अतिरिक्त भार बढ़ता है, और जो वो एक तरीके से ये मान लीजिए कि गोरख धंधा ही हो गया कि इलाज लिया 300 का, बिल बना 1000 का, तो कहीं ना कहीं उसमें 700 रुपए का नुकसान हुआ। आमजन को नहीं पता है, उनके पास साल भर का 5 लाख रुपए तक का कोटा है। लेकिन अगर कभी उस एक इंसान को मान लीजिए कि मैं हूं, अगर मुझे मेरा 1 लाख तक का हो गया और मुझे भी 5 लाख तक का अगर इलाज लेना है, तो मुझे 1 लाख रुपए वापिस से घर से भरने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उन्होंने भी अपना गोरख धंधा चलाया था। जो आरजीएचएस स्कीम है उसमें मैंने ये भी देखा है कि जो मेडिकल है, जो आरजीएचएस लागू कर रखा है जिन्होंने अपने पास में, तो वहां पर लोग कहीं ना कहीं अपनी जरूरत की चीजें लेके जाते हैं, जरूरत का सामान खरीदते हैं। इसके साथ ही वो ये आयुष्मान योजना है वो वास्तव में अगर कहीं ना कहीं देखे जाए तो अच्छी काम भी करेगी, कारगर साबित होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी आखिरी हम इसका समापन करेंगे कि जो सड़क और परिवहन है उसको लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई है कि इलेक्ट्रिक बसें चलेगी, राजस्थान रोडवेज का वापस से पुनरुद्धार किया जाएगा, तो इस बारे में कुछ जी, बताएं। आपने बिल्कुल सही कहा कि सड़क मार्गों से ही वो एक शहर से दूसरे शहर रास्ता जाता है। हालांकि ट्रेनों से लोग यात्रा करते हैं, हवाई जहाज है वो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसके साथ ही रेलवे है वो एक सबसे सुगम साधन है। रेलवे के साथ में अगर बात करें रोडवेज की, तो जो इसमें बजट में घोषणाएं की गई हैं सड़क के लिए, तो सड़क मार्ग कहीं ना कहीं वास्तव में अगर देश की सड़कें अच्छी होगी तो उस देश का विकास होगा, उस देश का डेवलपमेंट होगा। अगर बात करें सेंटर में जो नितिन गडकरी जी हैं, वो वास्तव में हमारे देश के जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी सड़कें बनाई हैं, बहुत अच्छे एक्सप्रेस वे बनाए हैं, जिससे कि वास्तव में देश की जनता को आने जाने में बहुत आसानी हुई है, बहुत सुगमता प्रदान हुई है। इसके साथ ही अब अगर जो राजस्थान गवर्नमेंट है ये अपनी सड़कों पर, राजस्थान की सड़कों पर ध्यान देगी, तो इससे कहीं ना कहीं वो सुगमता होगी, और जो सड़कें हैं उनकी भी हालत जो अभी खस्ता हो रखी है कई जगह, उनमें भी एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और आवागमन का साधन भी आराम से होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इरफान जी। और कार्यक्रम आज जी, इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। मैं एक शेर से करूंगा, जी क्योंकि शायरी मेरा पेशा है और जब तक शायर शायरी नहीं करता वो मुकम्मल नहीं होती बिल्कुल बात। बिल्कुल और भजन लाल सरकार के लिए है ये शेर, क्योंकि हर जो जिसके पास पावर होता है ना उसको बिल्कुल हौसला अफजाई करनी चाहिए जी कि तकाजा है वक्त का, तकाजा है वक्त का कि जी। तूफानों से जूझो, यूं कब तक चलोगे ऐसे ही किनारे किनारे। वाह वाह, बहुत अच्छा, जी, बहुत तो हमारी अच्छी यही शायरी उम्मीद कही गई करते है, हैं कि ये सरकार इसी तरह पॉजिटिव काम करती रहे और आम जनता के लिए काम बहुत करती अच्छा रहे। काम करे। जी जी, हमारे बजट पे चर्चा, और आगे हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए News 21।